हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तोमर क्लासेस फॉर पीसीएम। मैं नरेंद्र तोमर एक बार फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम वैद्योतधारा चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक गतिशीलता के बारे में बात करेंगे। ये गतिशीलता वो चीज नहीं है, ये एक गुणधर्म का नाम गतिशीलता है जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। जब हमारे मन में ख्याल आता है कि गतिशीलता, तो सबसे पहले हमारे मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि जब टॉपिक का नाम गतिशीलता है तो एक्चुअल में गतिशीलता का मतलब क्या होता है। तो इससे पहले कि मैं गतिशीलता के बारे में डिस्कस करूं, अगर जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बहुत सारी लाता रहूंगा। आपके लिए एक भी वीडियो मिस ना हो जाए उसके लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं गतिशीलता के लिए। गतिशीलता एक्चुअल में होती क्या है। इससे लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग के बारे में पढ़ा था। अनुगमन वेग या अपवाह वेग का मतलब क्या होता था। अनुगमन वेग या अपवाह वेग का मतलब होता था कि यदि कोई चालक पदार्थ है तो उस चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स यदि चालक के सिरों के मध्य में वैद्युत क्षेत्र ना लगाया जाए तो वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं और गति करते रहते हैं। परंतु जैसे ही हम चालक के सिरों के मध्य में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, तो जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सरल रेखा में गति करने लग जाते हैं और वो जिस गति से या जिस वेग से गति करते हैं वही वेग अपवाह या अनुगमन वेग कहलाता है। अगर हमारे पास में जिस वैद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग या अपवाह वेग से मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, अगर उस वैद्युत क्षेत्र का मान एकांक है, मतलब एकांक वोल्ट अपॉन मीटर है, तो समझ लीजिएगा वोल्ट अपॉन मीटर जो है वो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। तो यदि अपवाह वेग या अनुगमन वेग से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वो जिस वैद्युत क्षेत्र में गति कर रहे हैं, यदि उस वैद्युत क्षेत्र का मान 1 है, मतलब 1 वोल्ट अपॉन मीटर, मतलब एकांक वोल्ट अपॉन मीटर है, तो उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग है वही गतिशीलता कहलाता है। समझ में आ गया। कहने का मतलब अपवाह वेग जब हम किसी चालक के सिरों के मध्य में वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो जो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एक सरल रेखा में गति करने लग जाते हैं और उनके द्वारा जो चल रही गति है या जो गति उन्होंने अचीव कर रखी है उस गति को ही हम अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं। और यदि उस वैद्युत क्षेत्र का मान 1 वोल्ट अपॉन मीटर है तो समझ लीजिएगा वही अपवाह वेग आपका गतिशीलता में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वही गतिशीलता कहलाता है। तो सिंपल अगर शब्दों में बोला जाए कि गतिशीलता कहते किसे हैं तो देर बिल्कुल भी मत करिएगा, आप बोल दीजिएगा किसी आवेश वाहक का वह अपवाह वेग या अनुगमन वेग जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है, उसी अनुगमन या अपवाह वेग को हम गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो सामने अगर बोर्ड की तरफ आप देख पा रहे हैं तो वीडियो को छोटा बनाने के लिए मैंने उसको पहले से लिख दिया है, आप एक तरीका से समझ सकते हैं। देखिएगा गतिशीलता का मतलब क्या होता है, किसी आवेश वाहक, आवेश वाहक का मतलब क्या होता है, आवेश वाहक उसे कहते हैं जो आवेश को ले जाने का काम करता है। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और वो प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं। अगर प्रोटॉन्स ले जाने का काम कर रहे हैं आवेश को तो वो मुक्त मतलब प्रोटॉन्स ही आवेश वाहक हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन्स ले जाने का काम कर रहे हैं आवेश को तो इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक हैं। तो आप ये कह सकते हैं किसी आवेश वाहक की गतिशीलता
उसके अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग के बराबर ही होती है जब उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। मतलब गतिशीलता जो होती है वो अनुगमन वेग ही है यदि वैद्युत क्षेत्र का मान एकांक वोल्ट अपॉन मीटर हो। ये कहने का मतलब है किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब यदि आप मान लीजिएगा कि हमारे पास में ई वैद्युत क्षेत्र है और ई वैद्युत क्षेत्र में जो अपवाह वेग है वो Vd है, तो आपने वही चीज माना कि ई वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक का अपवाह वेग बराबर Vd है। अब ई वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक का अपवाह वेग Vd है, तो एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक का अपवाह वेग क्या होगा? तो देखो, ई वैद्युत क्षेत्र में Vd, एक वैद्युत क्षेत्र में तो जो E है वो भाग में पहुंच जाएगी। भाई यदि मान लीजिएगा 100 पुस्तकों के जो रुपए हैं वो 1000 रुपए हैं, मतलब ई वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक Vd मतलब 100 रुपए के, मतलब 100 पुस्तकों के जो रुपए हैं वो 1000 रुपए, तो एक पुस्तक का कितना रुपया निकलेगा? तो आप 1000 में 100 का डिवाइड कर देंगे। उसी प्रकार से यदि ई वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक का अपवाह वेग Vd है तो एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक का अपवाह वेग क्या होगा? तो आप कहेंगे Vd अपॉन E, और एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक का अपवाह वेग ही गतिशीलता कहलाता है। तो एकांक क्षेत्र मतलब वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक का अपवाह वेग म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और Vd अपॉन E, Vd क्या है यहाँ पर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे हम अपवाह वेग कहते हैं। तो म्यू बराबर हो जाएगा Vd अपॉन E। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र। अब एक बात सोचिएगा, म्यू का हमें निकालना है मात्रक, तो हमें एक चीज मालूम हो गई कि गतिशीलता का जो फॉर्मूला है वो निकल के आ गया हमारे पास में Vd अपॉन E। अगर हमें म्यू का मात्रक निकालना है तो पहले म्यू का फॉर्मूला देखना होगा। अगर फॉर्मूला म्यू का क्या है? Vd अपॉन E, तो जो Vd का मात्रक होगा डिवाइड बाई जो E का मात्रक होगा, इन दोनों को सरल करने के बाद में जो मात्रक निकल के आएगा वही म्यू का मात्रक होगा। अब Vd है क्या? तो आप कहेंगे वेग, और वेग का मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे मीटर प्रति सेकंड। तो आपने वही चीज लगा दी, मीटर प्रति सेकंड। भाई Vd का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब E क्या है? वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे वोल्ट अपॉन मीटर। तो यहाँ पे लगा दिया आपने वोल्ट अपॉन मीटर। अब जो तीसरा वाला टर्म है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मीटर की मीटर में करी तो मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या रह गया? वोल्ट मीटर, तो वोल्ट सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि नीचे वोल्ट सेकंड रह गया और मीटर ऊपर मीटर में मल्टीप्लाई हो गया, तो वो हो गया मीटर स्क्वायर। तो आपसे यदि कोई गतिशीलता का मात्रक पूछे तो वे झिझक आप बता सकते हैं मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आया है तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बोर्ड एग्जाम में जो हमारे पास में मेन टॉपिक है उनमें से किसी एक की विमा पूछने के लिए आ जाती है। हम बारी बारी से शुरुआत से जब फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो आपको प्रत्येक की विमा बता के चल रहे हैं। अगर बाय द वे आपको एक आध बीमार रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं निकालने की, क्योंकि हम एक बेसिक्स तरीका से आपको समझा रहे हैं और आई होप आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ गया होगा। तो देर नहीं लगानी है, आपको नोट्स साथ के साथ प्रिपेयर करने हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जिसको हम कराएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं। एक भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं लगेगा जो आपके समझ में ना आया हो या ना आए। तो इसीलिए आप प्यारे प्यारे से नोट्स बनाना और भैया थोड़ी बहुत इस क्लास की चर्चा भी करना,
ताकि हमें भी वीडियो बनाने में और ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो। तो देखिएगा, अगर यहाँ पे गतिशीलता म्यू की विमा ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमें म्यू का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो म्यू बराबर होता है BD अपॉन E। अगर म्यू की विमा निकालनी है तो म्यू की विमा बराबर हो जाएगी BD की विमा अपॉन E की विमा। BD की विमा अपॉन E की विमा। देखो, वेग की विमा निकालनी है, जनरली इसको समझ लीजिएगा वेग की विमा निकालेंगे कैसे। जैसे वेग बराबर अगर आप बात करें तो वेग बराबर होता है विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन की विमा होती है L, क्योंकि विस्थापन एक दूरी है और दूरी की विमा हमेशा L होती है। समय आप जानते ही हो, फेमस विमा है T। समय की विमा हो गई T और विस्थापन की विमा हो गई L। अगर हम सॉल्व करें तो वेग की विमा निकल के आ जाएगी, क्योंकि T ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो LT -1। ये हमारे पास में किसकी विमा प्राप्त हुई है, मतलब वेग की विमा हमें प्राप्त हो गई LT -1। अब बात करते हैं E की विमा। तो देखो, जनरली आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि E बराबर क्या होता है। तो F बराबर होता है QE। यहां से अगर E निकालेंगे तो F बट्टे Q। अच्छा, Q की विमा देखें तो Q बराबर भी होता है IT। Q बराबर IT होता है, तो E बराबर हो जाएगा F अपॉन I और T। देखो, यहां पर एक तरीका से समझना है आपको क्या चीज है ये। F बात करें तो बल, और बल की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध विमा होती है, वो होती है MLT -2। तो ये बल की विमा हो गई। इससे पहले अगर वीडियो को आप देखोगे, पहले वाले चैप्टर वाली, तो उसमें मैंने F की विमा निकाल के भी दिखाई है आपको। I की बात करें तो I की A विमा होती है, मूल राशि है I, तो आप ये कह सकते हैं इसकी विमा हो गई A। और T समय है, ये भी मूल राशि है, तो इसकी विमा होती है T। T समय है, समय की विमा T होती है। अब एक बात सोचिएगा, ये A है, ये T है, ऊपर जाएंगे तो देखो एक T ये प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस के 2 पहले से हैं, तो M तो ऐसी रहेगा। A की पावर ऊपर जाने पर -1 हो जाएगी, L ऐसा है ही है। अब T ऊपर जाएगा तो 1 माइनस ये और 2 माइनस ये, तो T की पावर हो जाएगी -3। तो कहने का मतलब ये है कि E की जो विमा निकल के आई वो आई MA -1 LT -3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा समझ लीजिएगा। F की विमा क्या होती है, MLT -2। जो इससे पहले वाले हम चैप्टर जब करा रहे थे, पहला वाला, तो उसमें हमने F की विमा निकाल के दिखाई है आपको। उसके बाद में I की अगर बात करें तो I की विमा होती है A और T की विमा होती है T। A ऊपर जाएगा तो A की पावर -1, T ऊपर जाएगा तो -1, -2 और -1 तो -3। तो ये विमा आ गई हमारी E की और ये विमा आ गई BD की। दोनों विमाओं को लगा दीजिएगा। BD की विमा क्या है, तो आप कहेंगे LT -2। E की विमा क्या है, तो आप कहेंगे MA -1 LT -3। इन दोनों को यदि सॉल्व करें तो देखो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, ये M है तो M, देखो ये A है, ऊपर जाएगी तो प्लस की, तो MA। और देखो एक चीज और देखिएगा, M नीचे से ऊपर जा रही है तो -1 हो जाएगी, तो M -1, A ऊपर जाएगी तो प्लस के A। और देखो T -3 है, ऊपर जाएगी तो +3, और +3 में से 2 T जाएंगे, तो ये बचेगा आपके पास में T2। दोबारा देख लीजिएगा, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। BD की विमा क्या हो जाएगी, BD की विमा हो जाएगी LT -1। तो ये -1 है, पहली तो ये गलती करवा दी आपने, हमने ही कर दी भाई, सॉरी। LT -1 ये BD की विमा हो गई। उसके बाद में E की विमा क्या है, MA -1 LT -3, बिल्कुल सही है। अब नीचे से ऊपर जाएगा M, तो M -1, A नीचे से ऊपर जाएगा तो A +1, तो
तो t माइनस के 3 और ऊपर जाएंगे तो प्लस के 3, मतलब प्लस के 3 ये और उसमें से 1 जाएगा तो 2। कहने का मतलब ये हो गया कि तुम्हारे पास में जो फाइनल विमा निकल के आ गई वो आ गई m-1 at2। क्लियर बात हो गई कि नहीं? तो ये विमा है गतिशीलता की। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। दोबारा समझ लीजिएगा, BD की विमा LT-1 तो LT-1, E की विमा MA-1 LT-3 तो वो लिख दी। L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद में A ऊपर जाएगा तो प्लस का, M ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो ये -3 है तो +3 और +3 में से 1 जाएगा तो 2। क्लियर बात हो गई? आई होप आपको ये विमा निकालना भी आ गया होगा। और यदि विमा निकालना आ गया तो देर किस बात की, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मुस्कुराती रहिएगा और समझते रहिएगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम चालू करें उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध। तो हम जानेंगे एक्चुअल में वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो वैद्युत प्रतिरोध नेक्स्ट टॉपिक से बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, वैद्युत प्रतिरोध। इसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। जनरली हमारे मन में ये ख्याल आता है कि वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है। तो हम 10th क्लास में वैद्युत प्रतिरोध के बारे में हल्का सा जान चुके हैं। वैद्युत प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि यदि किसी चालक में से वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक का एक ऐसा भी गुण होता है जो उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का विरोध करता है। तो चालक का वही गुण जो उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का विरोध करता है उसी को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, मतलब R। अब एक चीज और समझिएगा, ये तो जनरल बात रही कि अगर गुणधर्म की बात करी जाए तो किसी चालक का ऐसा गुणधर्म जो उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का विरोध करता है उसी को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब एक मान लीजिएगा कोई चालक है और चालक तार में वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। जैसे मान लीजिएगा ये एक चालक तार है और इस चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, ये I धारा प्रवाहित हो रही है और इस चालक तार के जो सिरों के मध्य में विभवांतर है, मान लीजिएगा ये सिरे हैं और इसके बीच में विभवांतर होगा तभी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। मान लीजिएगा वो विभवांतर B है। तो माना जाता है, माना जाता नहीं है, बिल्कुल एक्चुअल वाली बात है कि जो V और I का जो रेशियो होता है, रेशियो मतलब अनुपात B/I, उसी को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं R। तो आप ये कह सकते हैं कि जो R होता है वो B/I के बराबर होता है, या यहां से B बराबर IR भी निकल के आता है। तो आप ये कह सकते हैं किसी चालक में से यदि कोई वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है तो वो वैद्युत धारा I तब प्रवाहित होगी जब उसके सिरों के मध्य में कोई विभवांतर उपस्थित होगा, मतलब B उपस्थित होगा। तो उस V और उसमें बहने वाली जो धारा I है, उन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, उस चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। तो आप ये कह सकते हैं, यहां से डेफिनेशन निकल के आ जाएगी, आप बोल सकते हैं किसी चालक तार के सिरों के मध्य उपस्थित विभवांतर तथा उस चालक तार में बहने वाली धारा I के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं।
सिंपल है, आप कह सकते हैं कि R बराबर V अपॉन I होता है, मतलब किसी चालक तार के मध्य में उपस्थित विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा I, दोनों के रेशियो को हम तार का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक ओम होता है, या आप ये भी कह सकते हैं V का मात्रक वोल्ट होता है और I का मात्रक एम्पियर होता है, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर या ओम होता है। तो आप जनरली अगर आप बात करें कि R के मात्रक की, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं R का मात्रक। R बराबर होता क्या है? R बराबर होता है V बट्टे I। तो R का यदि मात्रक निकालेंगे, R का मात्रक, तो R का मात्रक हो जाएगा V का मात्रक अपॉन I का मात्रक, क्योंकि R बराबर होता है V बट्टे I। तो कहने का मतलब जो R का मात्रक निकल के आएगा वो होगा V का मात्रक अपॉन I का मात्रक। अब V का मात्रक क्या होता है? V का मात्रक होता है वोल्ट, क्योंकि वोल्ट विभवांतर है V, और V का मात्रक वोल्ट होता है, और I का मात्रक एम्पियर। तो आप ये कह सकते हैं वोल्ट अपॉन एम्पियर। और जो वोल्ट अपॉन एम्पियर है, इसको हम ओम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम। तो आप ये कह सकते हैं या ओम। आपको यहाँ तक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और यदि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।